सादर प्रणाम। आज सुबह डॉक्टर शिशिर गुप्ता से मेरी बात हुई। कल वो लाइव रहेंगे, कल वो जब हॉस्पिटल जाएंगे और तो वो लाइव रहेंगे, तो मैंने उनसे निवेदन किया डॉक्टर शिशिर गुप्ता से कि वो लाइव होकर आपको कंडीशन दिखाएं इंटरनल, कि आप देखें सर कि डॉक्टर इस वक्त दो कहना थोड़ा सा जाती होगा, 3 खासकर, एक हमारे सफाई कर्मचारी, दूसरे डॉक्टर्स हमारे, और जिस दिन ये संकट खत्म होगा हमें 3 लोगों को सम्मानित करना है किसी भी तरह से। एक हमारे डॉक्टर्स को अपने अपने शहर में, वो तो अपनी जान हथेली पे लेके टहल रहे हैं। मैं तो डॉक्टर शिशिर गुप्ता से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब एक आदमी अपनी जान हथेली पे लेके टहल रहा है। डॉक्टर्स पॉजिटिव हो जा रहे हैं, नर्सेस पॉजिटिव हो जा रहे हैं, एक पुलिस वाले और एक हमारे सफाई कर्मी। इन 3 लोगों को हमें हर शहर में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने क्षेत्र में, मतलब हमें बाकायदा जाना है, फूलमाला पहनानी है, इनको उत्साहित की बहुत सब अपनी जान दांव पे लगाएं। मैं पुलिस वालों की फोटो देख रहा है, कोई सड़क पे खाना खा रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पे बैठ के खाना खा रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी डॉक्टर्स कर रहे हैं, 24 आवर्स, और हम घर में बैठ नहीं सकते। एक आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लेके जा रहा है। आज मुझे रुपेंद्र सिंह का बरेली से फोन आया, अगर ऑनलाइन है तो आप बहुत साधुवाद आपका रुपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। रुपेंद्र सिंह और इनके दोस्त बरेली पूरी संभाल ली इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन से सहमति लेकर, एक बात मेरी याद रखिए, आप जहां भी कार्यरत हैं प्रशासन के विरोध में जाकर कोई काम नहीं करेगा। वहां के एसपी, वहां के एसपी सिटी, वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप उनसे मैसेज करिए, टाइम लीजिए, मिलिए, अपनी बात बताइए। अगर बाहर निकल रहे हैं तो बिना प्रशासन की अनुमति के आप कोई, सारा काम हम प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर ही करेंगे। जो भी हम करेंगे, हम प्रशासन हमें सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार है सर, पूरा हिंदुस्तान, कोई है ही नहीं। अगर और आप आईएएस की अगर तैयारी कर रहे हैं और आप जाकर उन्हें बता रहे हैं कि मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं, मैं भी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हूं, फिर तो बड़े खुश होते हैं कि यार डिपार्टमेंट का आदमी। हमारे कुछ भाई बहन, इस मुल्क की एक प्रॉब्लम रही है, इसलिए इस मुल्क के बादशाह हमेशा से आतताई रहे हैं। ये मुल्क बिना मारे समझता ही नहीं, ये मुल्क बिना मार खाए समझता ही नहीं। मतलब 60% जनता हमेशा ऐसी होती है जिसको मार खाना ही खाना है। वो चाहे अशोक का टाइम हो, चाहे समुद्रगुप्त का टाइम हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम हो, मार खाना है। अरे अब तो सुधर जाओ यार, अब तो समझो। इस नौजवान क्रांति के जितने भी राजा अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। मैंने कहा ना, हमारे दुश्मनों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एक तीसरी सेना भी खड़ी हो जाएगी पैरेलल। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक पैरेलल सेना खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान में। और मैंने जब रात में इस बात को सोचा तो मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि यार ऐसे कैसे करोगे। मैंने करेंगे, युवाओं का देश है ना, और 5 लाख युवा, 10 लाख युवा तो मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। युवाओं का मुल्क है, भारत तो हार ही नहीं सकता। जहां सबसे ज्यादा युवा हो, जो देश इतना ज्यादा जवान हो। युवा मतलब क्या? क्रांति। बचपना मतलब क्या? खेल। बुढ़ापा मतलब अनुभव। बचपना मतलब खेल, बचपन खेलने के लिए। हमारे यहां तो बचपन मार ही देते हैं सब,
पैदा होते ही टैग लगा देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, ये वो फलाना। बचपन खेलने के लिए है। थोड़ा सा समझदारी क्लास के साथ, मतलब बच्चा 6th में है तो उसे थोड़ा सा कोरिलेट करना सिखाइए कि बेटा अगर माउंटेन बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं, प्लेटो पर थोड़ा समझदारी सिखाइए। बहुत टॉपर ऑपर बनाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा दिमाग खोलिए उसका। फिर क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते कोशिश करिए कि वो चीजों कोरिलेट करना सीख जाए। जहां वो कोरिलेट करना सीखेगा उसको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं। कंसोलिडेशन, कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन। हालांकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी स्थिति अभी हमारे कंट्रोल में और रहेगी और चीजें हम कवर अप कर ले जाएंगे। और जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, हालांकि सिखों को मैंने देखा, एक कम्युनिटी ऐसी है हिंदुस्तान में जो जल्दी सरकार के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करती। मैं तो इस सिखों के इस जज्बे को सलाम करता हूं। हर जगह आगे रहते हैं, खिलाने में आगे, लंगर में आगे, सरकार के आदेश पालन करने में आगे। हर सिख अपने अपने घर में अरदास कर रहा है, गुरु ग्रंथ पर साहिब पढ़ रहा है। कहीं भी आप नहीं सुनेंगे। एक मजनू का टीला का इंसिडेंट था, वो दूसरा इंसिडेंट था। मतलब जज्बा है कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा। बाकी लोग, वो एक विधायक है विशाल गौरव जी, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं वो। मतलब इनके खिलाफ तो इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई। आप बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, आप बिरयानी खिला रहे हैं लोगों को, जब देश इतने बड़े संकट से गुजर, और आप विधायक हैं। मनीष सिसोदिया साहब ने कहा एकदम सीरियस एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एकदम सीरियस एक्शन होना चाहिए, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब देश इतने घोर संकट से, और आप लेजिस्लेचर के मेंबर हैं और आप बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। आज 11 अप्रैल एक ऐसे आदमी का जन्मदिन है। मैं एंशिएंट इंडिया पर आने से पहले उस आदमी की चर्चा करूंगा। महात्मा ज्योतिबा फूले बहुत प्रोमिनेंट हिस्ट्री में कैरेक्टर है, बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर, बहुत। मतलब क्या सोच है आदमी की, क्या काम करने का तरीका है। फैमिली का जो सरनेम था वो गोहरे था, गोहरे, GOHRE, गोहरे। लेकिन चूंकि इनके घर वाले माली का व्यवसाय करते थे, इनके घर के लोग पेशवा के यहां फूल वगैरह पहुंचाते थे, तो वहीं से इनका शब्द दया फूले। पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे, अच्छा पैसा कमाते थे, तो पढ़ाई अच्छी हुई इनकी। और शुरुआत अच्छी पढ़ाई करने के बाद पढ़ने का बड़ा शौक रहा। थॉमस पेन की वो किताब द राइट्स ऑफ मैन पढ़ रखी थी इन्होंने। तो एक जिंदा दिमाग था। मतलब ज्योतिबा फूले इस संकट के समय में, उन्हें आज सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक जिंदा दिमाग कितने अच्छे अच्छे काम करता है और कितने काम करता है। जो सबसे पहली बात उन्हें समझ में आई कि समाज का बदलाव की जो सबसे अहम चीज है वह है शिक्षा, एजुकेशन। और वो भी सबसे पहले जो उन्होंने स्कूल खोला वो शूद्र लड़कियों के लिए, बाद में सभी का आना हुआ, सभी का शिक्षा, वो भी स्त्री की शिक्षा। धुरी है, परिवार, समाज और देश की वो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल फोकस पॉइंट। अब कोई उस वक्त टीचर नहीं मिल रहा था, लड़कों को पढ़ाने के टीचर नहीं थे, लड़कियों को कौन पढ़ाएगा, और वो भी समाज के विरुद्ध जाकर। तो उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल बनाया। सबसे पहला काम जो उस आदमी ने किया, शिक्षा। शिक्षा, मैं मॉडर्न इंडिया जब आपको पढ़ा रहा था, इतनी करिश्माई चीज है।
और शिक्षा ने अगर 3 चीज आपके अंदर विकसित किया, शिक्षा नौकरी पाने के लिए नहीं होती, नौकरी करना है वो एक अलग बात है, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कल बंगाल में जुमे के दिन मस्जिद में कम से कम 500 लोग इकट्ठे थे। मैं उन लोगों को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, वो जो वहां इमाम साहब है ना, मुझे उन पे तरस आ रहा है कि क्या पढ़े हो यार तुम, मतलब क्या पढ़ा है तुमने। हम एनसीईआरटी पढ़कर थोड़ी बहुत बातें समझते हैं, तुम कुरान पढ़कर नहीं समझते। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर कभी अरहत हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन किसी धार्मिक स्थल पर हुए ही नहीं। वो तो बनाए गए थे सिर्फ याद दिलाने के लिए, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजाघर, ये चर्च। मैंने कहा ना, आप क्लास जाते हो तो फ्रेम ऑफ माइंड है पढ़ाई का, आप मूवी जाते हो तो फ्रेम ऑफ माइंड है मूवी देखने का, ऐसे आप मंदिर जाते हो तो फ्रेम ऑफ माइंड है ध्यान करने का। वो कुछ जगह बनाई कि कुछ लोग यहां आकर बैठेंगे तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से बैठेंगे। एक समाज से, घर से बाहर एक जगह जहां सिर्फ ध्यान किया जा सकता है, पूजा किया जा सकता है, नमाज पढ़ी जा सकती है। अब पढ़ने के बाद हर शिक्षित आदमी का अपने समाज के प्रति योगदान है। मेरी सोसाइटी में एक मेजर साहब रहते हैं, तो एक भाई साहब चिप्स खा रहे थे, तो चिप्स खा के उन्होंने उसका रैपर फेंक दिया। वो आए, उन्होंने उस रैपर को उठाया, तो भाई साहब ने कहा अरे वो सुबह स्वीपर उठा लेगा। बोले सुबह तो स्वीपर उठा लेगा, वो तो ठीक है, हमको फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था। इस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और फिर वो मेजर साहब ने जाकर उस रैपर को डस्टबिन में डाला। ये है शिक्षा का परिणाम, सद्बुद्धि। हर शिक्षित आदमी का जो शिक्षा उसने ली है उसका एक ऋण है, उस समाज का ऋण है, उस समाज को वापस करना है। तो 1852 में उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली, नेटिव लाइब्रेरी, कि पढ़े लिखे लोग आकर बैठें, बात करें, डिस्कशन करें। और 3 काम, मतलब समाज को जागृत करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसमें 3 बड़े जबरदस्त काम किए, और तीनों एक ट्रायंगल है, कोरिलेशन है। पहला काम किया, एक नया धर्म चलाया, सार्वजनिक सत्य धर्म। कितनी बड़ी बात है, ब्राह्मणवाद ने विरोध ही नहीं किया। सार्वजनिक सत्य धर्म, एक ऐसा धर्म जिसमें कोई पुरोहित नहीं होगा, आप अपने पुरोहित खुद होंगे। एक ऐसा धर्म जिसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं होगा। 99% लोगों की इस संसार में हमेशा धर्म में आस्था रहेगी, इसलिए जो धार्मिक प्रीचर हैं वो ज्योतिबा फूले जैसे होने चाहिए। उन्होंने एक नया धर्म बनाया, सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक, उन्होंने कहा ना दलित सत्य धर्म, नहीं, सार्वजनिक। ऐसा धर्म जो पुरोहितों से, कोई पुरोहित नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सबसे मुक्त, कोई कट्टरपंथ नहीं। धर्म और कट्टरपंथी। अब सवाल ये उठा कि इस धर्म को फैलाए कैसे, लोगों तक पहुंचाएं कैसे। तो उन्होंने एक और सोसाइटी बनाई, सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज। जैसे ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज। तो एक नया धर्म बनाया, उस धर्म को प्रीच करने के लिए एक नई सोसाइटी बनाई, सत्य शोधक समाज। और उस समाज के सिद्धांत को बताने के लिए
एक नया वीकली शुरू किया, दीन बंधु। और महाराष्ट्र में एक नई लहर पैदा की उन्होंने। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली, पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर भी रहे और बहुत संघर्ष किया। माँ बाप ने घर से निकाल दिया कि ये सब क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हो, बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अपने समय की चुनौती का सामना किया, संघर्ष किया। हमें कितनी प्रेरणा उनसे मिलती है। सोचिए आपको किसी माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल दें, और ऐसे संत, ऐसे महात्मा को मैं नमन करता हूं। तो हमारी कल की जो कहानी थी प्राचीन भारत की, जो हमने शुरू की, तो ऋग्वैदिक लेटर से चलकर वो पहुंची लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से चलकर वो पहुंची 6th सेंचुरी बीसी बुद्ध काल, और बुद्ध काल के बाद वो पहुंची मौर्य काल। 16 महाजनपद पैदा हुए द्वितीय नागरिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अब उन 16 महाजनपदों में अब हिंदुस्तान, 4 दरवाजे हिंदुस्तान के। पहला दरवाजा लाहौर, दूसरा दरवाजा गुजरात, तीसरा दरवाजा बंगाल और चौथा दरवाजा दक्षिण भारत। ये 4 दरवाजे हैं भारत के। इन्हीं 4 दरवाजों से हिंदुस्तान का सामान बाहर जाता था और बाहर का सामान अंदर आता था। इसलिए जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठता था, प्राचीन में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से कन्नौज, कन्नौज से फिर दिल्ली, तो जो भी दिल्ली की गद्दी में बैठता था और जो भी इन 4 दरवाजों को कब्जा कर लेता था, उसको चक्रवर्ती कहते थे। लाहौर का दरवाजा कहां खुलता है? सिल्क रूट पे। गुजरात का दरवाजा कहां खुलता है? पर्शियन गल्फ में। बंगाल का दरवाजा कहां खुलता है? इंडो चाइना में। और साउथ इंडिया का दरवाजा कहां खुलता है? साउथ ईस्ट एशिया में, मसालों के द्वीप। और ये सारे 16 महाजनपद आप इन्हीं 4 दरवाजों के आसपास पाएंगे। अशमक कहां है? दक्कन में। कंबोज नॉर्थ वेस्ट में। ये चारों 16 महाजनपद, आप इनकी लोकेशन देखिए, आपको इन्हीं 4 दरवाजों के आसपास ये 16 महाजनपद मिलेंगे। और इन 16 महाजनपदों में सबसे महान, सबसे जो एम्पायर बना वो था मगध। अवंती दक्कन की तरफ जा रहा था, अवंती महाजनपद, अंग महाजनपद, वत्स महाजनपद। लेकिन 16 महाजनपदों में जो साम्राज्य बना, जहां के राजाओं ने पूरे हिंदुस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब्जा किया, वो है मगध। अब सवाल उठता है क्यों? सफलता का कारण है, असफलता का भी कारण है। अब पहला कारण मगध की सफलता का है उपजाऊ जमीन और लोहे के भंडार। जैसे आज ऑयल बड़ी कीमती है, ऐसे तब लोहा बहुत कीमती था। तो एक तो गंगा का द्वार, उत्तर भारत का उपजाऊ जमीन, बिहार, और लोहे के भंडार। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, किसी भी व्यक्ति राज्य के उभरने में वहां का राजा, और मगध के राजा बड़े जबरदस्त, विद्वान, साहसी, महत्वाकांक्षी और सद्बुद्धि वाले। तीसरी बात जो सबसे अहम होती है किसी भी राष्ट्र के उत्थान में, वहां के लोग, वहां का समाज। 1 अरब 30 करोड़ आज हो सकता है इस देश के लिए मुसीबत हो, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ में अगर 80 करोड़ एनलाइटेंड हैं, समझदार, किसी को 10 बच्चे हैं और 10 के 10 आईएएस, तब वो जनसंख्या खतरनाक नहीं है, तब वो जनसंख्या बोझ नहीं है। तो पहला रीजन मगध के राइज करने का, उसका भंडार और उपजाऊ जमीन, उसके विद्वान, साहसी और महत्वाकांक्षी राजा,
उसकी समझदार लोग, बुद्ध और महावीर जैसे लोगों को उन्होंने शरण दिया। मैं तो फेसबुक पे देखता हूं, कमेंट है, आपने अपनी बात लिखी है, लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे। अब शेर का काम है दहाड़ना, बकरी का काम है मिमियाना, और कुत्ते का काम है भौंकना। कुत्ता और शेर दोनों जानवर हैं, लेकिन किसी को शेर कह दो बड़ा खुश होता है, शेर हिंद, शेर पंजाब। क्योंकि शेर सिर्फ जरूरत पे दहाड़ेगा, उठेगा, और जब भूख लगेगी तो दहाड़ेगा। मैसेज जाएगा जंगल में कि राजा को भूख लगी है, किसी का भी शिकार हो सकता है। लेकिन कुत्ता बिना मतलब दहाड़ता है, भौंकता है। इसलिए किसी को तुम कुत्ता कहते हो तो उसे बड़ी चोट लगती है। जानवर दोनों है, लेकिन तुम्हें किसी को ही नहीं कहते कुत्ता है हिंद। हालांकि वफादार बहुत है, बड़ी प्यारी क्वालिटी है उसके अंदर वफादारी की, लेकिन भौंकता है, अनायास गाली देता है। और जब कुत्ता शेर को देख के भौंकेगा तो शेर कुत्ते पर दहाड़ेगा नहीं, या तो मार डालेगा पकड़ के और या चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है, जैसे राहत अली खान से कल मैंने कहा कि आपसे मेरा हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि अगर कोई अपशब्द का प्रयोग सोशल प्लेटफॉर्म पर करता है, आप उसको भैया बोलकर आगे बढ़ जाइए, करने दीजिए। जाति तो बदल नहीं दोगे, प्रजाति तो बदल नहीं दोगे। अब या तो फिर पकड़ के निकाल ही दो, शिकार ही कर लो। क्रोध आने की जरूरत ही नहीं है, बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। प्रजाति है ना, प्रजाति। तो पहली बात उपजाऊ जमीन, लोहे के भंडार। दूसरी बात वहां के राजा, यूएस और यूएसएसआर दोनों के प्रेसिडेंटों की तुलना करिए तो आपको मिलेगा कि यूएस के प्रेसिडेंट्स बड़े समझदार, बड़े रैशनल, बड़े विद्वान, और प्रेसिडेंट ही नहीं, जनता। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के, आप जाइए यूएस, प्रचार करिए, वहां की जनता बुरा नहीं मानेगी, दौड़ाएगी नहीं, मारेगी नहीं आपको। आप यूएस में बैठकर जीएस के खिलाफ बोल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोल सकते हैं। ये उनकी समझदारी है कि ठीक है भाई, बोल रहे हो तो प्रूफ भी करो। आप आपत्ति कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप इस्लाम का झंडा लेकर चलिए, आप हिंदुइज्म का झंडा लेकर चलिए, आप सिखिज्म का झंडा लेकर चलिए। यूएस में कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। और आपकी अगर कोई अच्छी चीज है वो उसे ले लेंगे। तो रिसोर्स, समझदार राजा और समझदार प्रजा, तो और फिर मगध की सेना में हाथियों की भूमिका। हाथी बहुत बड़ी चीज थी। पारसी लैंड में मिलते हैं तो मगध बंगाल और उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा और ये असम, वो हाथियों का इलाका। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। अब सेंट्रल एशिया के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं, तो जब सेल्यूकस निकेटर ने वो 500 हाथी लेकर वो सेंट्रल एशिया गया और किसी युद्ध में उसने वो हाथी निकाले तो अपोजिशन की आर्मी भाग गई, डर के मारे नहीं, अपने बच्चों को लाने के लिए कि ये क्या पकड़ के लाए हो यार, ये कौन सा जानवर है। और फिर मगध के सम्राट राजवंश, पहला राजवंश हर्यंक। हर्यंक राजवंश का पहला सबसे इंपॉर्टेंट राजा बिंबिसार बुद्ध की शरण में जाके बैठता है। अब बुद्ध जैसे संत अगर सलाहकार हो
जिसका दिमाग खुला हो, जिसका दिमाग जिंदा हो, उस राज्य का तो उत्थान होना स्वाभाविक है। महावीर जैसे लोग जिसके राज्य में मौजूद हो, उस राज्य का उत्थान। और सम्राट देखिए जाकर, वो सम्राट, वो बुद्ध जो आत्मा और ईश्वर में बात ही नहीं करता, किसी की बात को सुनिए, हमेशा विरोध मत करिए, गाली मत दीजिए। सुनना भी एक कला है। आप उसकी बात से असहमत हैं, अपनी बात रखिए एविडेंस के साथ कि साहब आप ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है, ये हमारी बात है और इसका ये एग्जाम्पल है। तब पर भी वो आदमी ना माने, फिर तो हाथ जोड़ लीजिए। बिंबिसार, वैवाहिक संबंधों से उसने अपनी ताकत बढ़ाई। अजातशत्रु, हर्यंक डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी है शिशुनागा डायनेस्टी, उसका इंपॉर्टेंट राजा है कालाशोक। और कालाशोक के समय जो सबसे बड़ा झटका दिया इन लोगों ने, मगध ने, अवंती पर कब्जा। बहुत और राजा नहीं हो पाए शिशुनाग डायनेस्टी में। शिशुनाग के बाद जो महत्वपूर्ण डायनेस्टी है वो है नंदा डायनेस्टी। महापद्मनंद, एक राट, एक ही राजा, सब छोटे मोटे राजाओं को उखाड़ देगा उसने। संभावना ओडिशा पे भी कब्जा किया। कहते हैं कलिंग, जिनकी मूर्ति लाया था वो कलिंग से, महापद्मनंद। लेकिन नंद डायनेस्टी का जो राजा है घनानंद, मैंने कहा ना, आप किसी की बात से असहमत हैं, उसे गाली मत दीजिए। राजा बनने के जो मैंने आपको बताए सूत्र, सबसे अहम सूत्र है समझदारी का विकास। मान लीजिए 2 महीने लॉकडाउन चलता है, मान लीजिए। अब इस 2 महीने में या तो आप पागल हो जाएंगे, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। सर आपके हाथ में इतना बड़ा अस्त्र है, मोबाइल, यूट्यूब, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, संतों की। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं योगा और मेडिटेशन की, आप वो कर सकते हैं। पूरा दिन को शेड्यूल कर लीजिए कि अगर 2 महीने लॉकडाउन चला तो भले ही आर्थिक रूप से मैं कमजोर हो जाऊं, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से मुझे बहुत स्ट्रांग होना है। अगर नेचर समृद्ध हो रहा है, पोल्यूशन खत्म हो रहा है, तो आप भी अपने मन के पोल्यूशन को खत्म करिए, शरीर की कमजोरी को खत्म करिए और नौजवान क्रांति में हिस्सा लीजिए, जगाइए लोगों को। मैंने कहा ना, जितनी जल्दी एक्चुअली लोग बुरे नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लोग गलत नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने यूपी में सुना कि यूपी में खबर फैली है कि गांजा पीने से कोरोना नहीं होगा। सब गांजा पी रहे बैठ के। ये दादरी में मेरे बड़े सारे दोस्त रहते हैं, गुज्जर हैं सब। बोले अवध भाई 2 पैक दारू पी लो, कोरोना होना ही नहीं। अरे मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये सब बात निर्दोष लोग हैं ना हमारे मुल्क में, अच्छे लोग हैं, नहीं समझ पाते। तो जब कोई मुसीबत एकदम आके खड़ी हो जाती है कि बुखार है, बुखार है, बोले नीम के पत्ती उबाल के पिलाए दो। 6 महीना बुखार है, फिर 6 महीने बाद एक दिन गिर पड़े, मुंह से खून आ गया, तब डॉक्टर के पास पहुंचे, उसने कहा कैंसर है 4थे फेज का। साहब कहे अरे डॉक्टर साहब कुछ करिए। अब क्या करेंगे? इस देश का आदमी प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देता, लोड ही नहीं लेता वो। उसको ये सिद्धांत समझ में नहीं आता, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
उसको ये बात समझ में ही नहीं आती, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा समाज की जो साइकोलॉजी है, कोई चीज बहुत विकराल हो जाती है तब हम चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे भैया अब क्या करें। सर उसे विकराल ना होने दे सर। एक एक आदमी अपनी अपनी लैंग्वेज में, एवरी इंडिविजुअल, मतलब आप जो नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ नौजवान, आपके सीनियर हैं, आपके अंकल हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको भेजिए। कि सर ये 4 पॉइंट बनाइए। किसने कहा? आप अपना नाम लीजिए, मेरा नाम मत लीजिए। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैं आपसे बार बार इस मंच से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आपका नाम आपका, आप जौनपुर के रहने वाले, आपको जौनपुर से कल चुनाव लड़ना होगा, लोग आपको याद रखेंगे। मैं आपकी आकर 2-4 असेंबली में भाषण दे दूंगा। घनानंद, जितनी भी डायनेस्टियां आप देखेंगे ना, राजवंश, उसमें उसके पतन में एक कारण आपको सब जगह मिलेगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य मतलब जब राजा आम आदमी की तरह बर्ताव करने लगे, और जब आम आदमी राजा की तरह बर्ताव करने लगे, तब दोनों का भाग्य बदलने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर राजा के घर में नहीं पैदा हुए, लेकिन भगवान बन गए, क्योंकि राजा की तरह बिहेव करने लगे। मुझे पढ़ना है। राजा के बहुत सारे शौकों में एक सबसे बड़ा शौक क्या है? पढ़ाई। कल मैं आऊंगा, मैं आपको किताबें दिखाऊंगा, मैं कितनी किताबें मंगवाई हैं इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए। 40 कम से कम नई किताबें रखी हैं, जो मुझे इस पूरे, अगर 1 महीने है तो 1 महीने में खत्म करनी है। कल दिखाऊंगा मैं आपको। पढ़ाई, राजा का शौक है पढ़ाई। नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश तो सुनेगा। अकबर नहीं पढ़ पाया तो सुनता था वो। उसने नवरत्न ऐसे रखे थे जो उसे ज्ञान की बातें बताते थे, संतों के साथ बैठता था, विद्वानों के साथ बैठता था। ये सब राजा के लक्षण है। राजा को समाज से कुछ मतलब नहीं है, किसकी बीवी भाग गई, किसका किससे अफेयर करना, ये सब आम आदमी के लक्षण है। ये तो समाज है, ये सब चीजें चलेंगी। राजा को जो होगा, राजा वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। जैसे लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूं, तरह तरह की बातें करता हूं, तो उसका मेरी किस बात में इंटरेस्ट होता है, मैं इस बात से अंदाजा लगाता हूं कि कल ये क्या बनेगा। जब कोई गोरखपुर से मिलने आया, मैंने कहा और हरिशंकर तिवारी जी का क्या हाल है? बैठ गए। अरे सर बहुत बढ़िया, हमारे बड़े वाले चाचा, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी बालू का ठेका है। तो मैं समझ जाता हूं कि तुम ना खेल पाओगे। और जिस लड़के ने मुझसे कह दिया कि सर मैं तो जानता नहीं हरिशंकर तिवारी को, सर वो थोड़ा मेडवेल इंडिया के बारे में बता दे, तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं, तो राजा क्वालिटी का आदमी है यार। किसी की बीवी भाग गई तो नेचुरल फिनोमिना है यार, इसमें क्या इंटरेस्ट लेना। समाज ये तो होगा, किसी का आदमी भाग गया, किसी लड़के किसी लड़की से अफेयर हो गया, किसी लड़की किसी लड़के से अफेयर हो गया। इसलिए जो लोग किताबें जिस प्रकार की पढ़ते हैं उससे भी उनका फ्यूचर पता चलता है। मेरा एक कम्युनिस्ट फ्रेंड है, आइडियोलॉजी जो है, राजाओं की आइडियोलॉजी नहीं होती, उनकी आइडियोलॉजी जो है समय के अनुसार होती है। राजा और भगवान की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, आइडियोलॉजी हमेशा आम आदमी की होगी, और वो अपने आइडियोलॉजी के लिए जान देगा, मरेगा। राम को देखे, रामायण चल रहा है, भगवान राम बाली को छुप को मार दिया। अब ये भगवान को शोभा नहीं देता, नहीं, ये समय की मांग है। राजा अपने समय के अनुसार ऐसी किसी आइडियोलॉजी को यूज करता है,
बाकी आइडियोलॉजी होती है आम आदमी को उलझाने के लिए। धनानंद था तो राजा, लेकिन व्यवहार आम आदमियों जैसे थे। अब विद्वान आ रहा है कि तुम्हारे कोर्ट में, तो उसको देख के वो हंसी उड़ा रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप हमेशा बड़ा सिंपल पाएंगे, स्लीपर पहन के चले गए, कुर्ता पजामा पहने। उसकी वजह यह कि उनके पास एक धन है, ज्ञान, उससे बड़ा कोई धन ही नहीं। वो ज्ञान नहीं, फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती ना। ये संतों को, बुद्ध को आप देखिए कि भैया कपड़ा नहीं पहनते। अब इतना बढ़िया कपड़ा पहने वो, जिस व्यक्ति के सामने राज्य का राजा आकर जमीन पर बैठ जाए, उसको जीन्स टी शर्ट और रेबैन चश्मा लगाने की जरूरत ही क्या है? भाई आप आप कहीं बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाए और आपके सामने बैठ जाए जमीन पर, तो आपका कपड़ा किस वैल्यू का? घननंद को शायद ये बातें समझ में नहीं आती थी। कर बढ़ा दिया, जनता को दुखी कर दिया। और राजा के दो पिलर हैं, जनता और उसके अधिकारी। और दोनों अगर राजा से खुश हैं तो राजा लंबा राज करेगा। दोनों में से एक दुखी है तो राजा को दिक्कत होगी, और अगर दोनों दुखी हैं तो राजा जाएगा। राजा का काम है विद्वानों का सम्मान करना। आप देखिए सीरियलों में पुराने ऋषि मुनि जब कोर्ट में आते थे, राजा खड़ा हो जाता था, क्योंकि विद्वान की भूख ही है सम्मान की। उसने दोनों को नाराज किया, घननंद ने अधिकारियों को भी नाराज किया, विद्वानों को भी नाराज किया और प्रजा को भी नाराज किया। फिर चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस एक किताब है, वहीं से एक कहानी आती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरा खाका तैयार किया, घननंद का विनाश किया। और चाणक्य को मदद मिली इस चीज में अलेक्जेंडर के अभियान से। उत्तर पश्चिम तो वो खत्म ही कर चुका था सिकंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बिठाया। योग्य आदमी, बहुत योग्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से कहानी शुरू होती है मौर्य वंश की। अब मौर्य वंश की जो कहानी है उसमें तीन शासक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला खुद चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। अशोक पे तो मैं आपको बड़ी सारगर्भित कहानियां सुनाऊंगा। वो बड़ा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी को मैं बड़ा सम्मान देता हूं। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बड़ा, मतलब मुझे इनको पढ़ के इतना अच्छा लगा, इनके कार्यों से इतना अच्छा लगा कि यार ऐसा सोचते थे तुम, इस तरह की सोच थी तुम्हारी। इतिहास में कहीं भी आम आदमी का उल्लेख नहीं है, इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट ही है रॉयल्टी का। आम आदमी से मतलब ही नहीं रखता, मतलब ही नहीं। वो कहता अगर तुम महान सोचते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। सौ लोग हैं, 98 जो बात नहीं सोच सकते और तुम सोचते हो तो तुम महान हो। अब जितने ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, एरियन है, प्लूटार्क है, ये सब बड़ा वर्णन करते हैं कि
6 लाख की आर्मी थी और ये था और पूरे भारत पर उसका कब्जा था। खैर ये सब तो चीजें पढ़ने की, वो तो आप किताब से ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसके 4-5 बड़े अच्छी बातें जो अच्छे चंद्रगुप्त मौर्य का जो योगदान है इतिहास में मैं आपको बताता हूं। पहला सबसे बड़ा योगदान था 303 बीसी की ट्रीटी। जब भी देश कमजोर होगा, धनानंद मरा, राजनीतिक उथल पुथल इस देश में थी, तो इंडो ग्रीक ने सोचा फायदा उठा लो। उधर अलेक्जेंडर मर चुका था, लेकिन अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस, उसने सोचा फायदा उठा लो यार, नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा कर लो। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। आप जब भी कमजोर होंगे आप एक्सप्लॉइट होंगे। आप जब भी कमजोर होंगे दूसरे आपको यूज करेंगे। आप जब भी कमजोर होंगे आप लूटे जाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ 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 एक काम करना है, स्वयं को आंतरिक और आंतरिक रूप से ताकतवर बनाना है। जितनी अंदर की ताकत बढ़ेगी उतनी बाहर ताकत बढ़ेगी। उसके सिवा कोई काम ही नहीं करना, बाकी काम खुद ब खुद होते जाएंगे। आपका दिमाग शांत है, हाइपर कंसंट्रेशन है आपका, और आप किताब उठाते हैं और बस खत्म करके उठते हैं, और आपको एक एक लाइन एंटर करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एंशिएंट इंडिया की आर एस शर्मा पढ़ी होगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजा का सबसे बड़ा फीचर क्या था मौर्य पीरियड में, तो कोई नहीं बता पाएगा। आप चाहें तो टाइप कर लें कि राजा का सबसे बड़ा अधिकार मौर्य पीरियड में क्या था। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ी होगी। जिसको भी लगता है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, आर एस शर्मा, वो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे कि राजा का सबसे बड़ा फंक्शन क्या था मौर्य पीरियड में। What was the most important function of Mauryan king? और दावा कर रहा हूं 50 लाख % नहीं लिख पाओगे। इसलिए नहीं कि पढ़े नहीं हो, और पेज नंबर पे दिखाऊंगा किस पेज नंबर पे लिखा है, लेकिन लिख नहीं पाओगे। लिख लो, जो लोग बैठे वॉच कर रहे हो ट्राई कर लो कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच यू विल नॉट फाइंड विद द गुप्ता किंग। वो फंक्शन आपको गुप्त राजाओं में नहीं मिलेगा, वो फंक्शन आपको मौर्य राजाओं में मिलेगा, और वो मेंशन है एनसीईआरटी में, आर एस शर्मा में, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा, आपने मनन ही नहीं किया होगा, सोचा ही नहीं होगा, फिर आप चिल्लाएंगे। फिर आप चिल्लाएंगे। सबसे बड़ा गिफ्ट इंसान को है दिमाग। संतों को उठाइए, सारे संतों को, राजा जनक को उठाइए, बुद्ध को उठाइए, महावीर को उठाइए, किसी भी संत को उठाइए, किसी भी हिंदू मुसलमान, हालांकि संत हिंदू मुसलमान होते नहीं, लेकिन किसी भी संत को उठाइए और देखिए उसका कोर वर्ड क्या है। कोर, वो मन पे बात करेगा। जिंदगी का सारा खेल इस मन को समझने में डिपेंड करता है। आज इतनी कोचिंग क्यों है हिंदुस्तान में? हर चीज की कोचिंग है, क्योंकि कमजोर मन के ज्यादातर लोग हैं। आज जो इतना कोचिंग का व्यवसाय फला फूला है ना, वो इसलिए कि हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें रटना ही सिखाया, और रटते तो तोते भी हैं, लेकिन तोतों को समझदारी नहीं होती।
तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे पहला और बड़ा अचीवमेंट है वह 303 बीसी की संधि। सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया जाए, जैसे आज हमारे दुश्मन इस देश की संकट का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे दुश्मनों को लगता है कि ये हिंदुस्तानी कभी एक होकर रहेंगे ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये हमारे जो दुश्मन एजेंसीज हैं, ये हमारे देश के कुछ लोगों को भड़का रही हैं। अरे तुम जाओ मस्जिद, कुछ नहीं होता, तुम अल्लाह के दरबार में नहीं जाओगे। मैं तो मौलानाओं को देश करता हूं, कहीं भी किसी भी मंदिर में अगर भीड़ लग रही है उसके पुजारी को लटका दो, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, कुछ पब्लिक को कुछ मत बोलो, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उस देश के, उस मंदिर के पुरोहित की। भाई बाजीराम है, कौन चला रहा है? मिस्टर पीएस रविंद्रन चला रहे हैं। एक एक क्लास में 300, 400 लड़के बैठते हैं, मास गैदरिंग होती है। अगर वो कहते कि हम कोचिंग नहीं बंद करेंगे, फिर टीचरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, उन्हीं पे होती। कोई भी मंदिर में गैदरिंग हो रही है, उसके पुरोहित पर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ। किसी भी मस्जिद में गैदरिंग हो रही है, उसके पुरोहित पर, लोगों को जाने दो, लोग इनोसेंट हैं। कि अल्लाह जब चाहेगा तभी मौत होगी, तो जहर पी लो, ट्राई कर लो एक बार कि चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। भगवान जब चाहेगा तभी मरेंगे, वो तो बात सच है, लेकिन भगवान का ट्रायल लोगे? संकट का फायदा उठाने की कोशिश। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, यहिया खान जनरल था पाकिस्तान का, बेचारे 5 फुट 1 इंच हाइट के आदमी थे, मेरी तरह दुबले पतले छोटे से। तो यहिया खान ने जब उनको देखा तो उसने कहा ये कौन है? अयूब खान, सॉरी, यहिया खान तो 1971 में था। अयूब खान ने जब लाल बहादुर शास्त्री को देखा तो बोला कि ये कौन है? बोले साहब ये तो भारत के प्रधानमंत्री। बोले ये, अरे बोले कब्जा कर लो यार, पंजाब कश्मीर छीन लो हिंदुस्तान से, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उस आदमी का लंबाई कम थी, कद बहुत बड़ा था, तो कद नहीं देख पाया अयूब खान। वो तो हम महाशक्तियों के शिकार हो गए, नहीं तो खत्म था फिर कहानी पाकिस्तान की। और उस आदमी ने अपनी सेनाओं से कहा कि जहां तक कब्जा कर सकते हो, कैस्पियन सागर तक चले आओ। व्यक्ति में 2 चीज होती है, एक उसकी लंबाई, शारीरिक संरचना, और एक उसका कद जो आसमान तक हो सकता है। जैसे अंबेडकर का कद आसमान तक है, पूजा करते हैं लोग। बुद्ध का कद आसमान तक है, महावीर का आसमान तक, मोहम्मद का आसमान तक। व्यक्ति में 2 चीजें होती हैं, एक लंबाई, एक कद। भारत गरीबी से जूझ रहा था, अनाज नहीं था भारत के पास। 62 का युद्ध भारत फेस ही कर चुका था चीन के साथ। हमारी कमजोरियां उजागर हो चुकी थी, हम वैसे ही परेशान थे। तो अयूब खान ने सोचा फायदा उठा लो, मरा हुआ प्रधानमंत्री। बाद में पाकिस्तानी गिड़गिड़ाने, साहब गलती हो गई साहब। तुम जब भी संकट में आओगे, ये तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं ना, ये उस संकट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियां भी कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया, चंद्रगुप्त ने रोक लिया। और संभावना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। जीता हुआ आदमी अपनी बेटी कभी नहीं देगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से,
और 4 प्रांत दिए। जीता हुआ आदमी ऐसा नहीं करेगा। काबुल, गजनी, गंधार और हेरात साइंटिफिक फ्रंटियर है हमारा। इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो फिर भी हमारे पास ही होगा, संभावनाएं बन रही हैं पूरी। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रगुप्त मौर्य की। भारत को मैं मध्यकाल में शब्द इस्तेमाल करूंगा हिंदुस्तान लगातार, प्राचीन में मैं भारत ही इस्तेमाल करूंगा। भारत को उसकी साइंटिफिक फ्रंटियर मिल गई। काबुल, गजनी, गंधार, हेरात, सिल्क रूट पर सीधी एंट्री। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? सेकेंड अर्बनाइजेशन को। हमारा सारा सामान डायरेक्ट पहुंचेगा। पाटलिपुत्र से लेकर सीधे सिल्क रूट, पूरा रास्ता हमारा। यह पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है प्रशासन। साल में एक बार संतों को, ऋषियों को बुलाकर वो सम्मेलन करता था। तीसरी फॉरेन रिलेशन। मध्य एशिया से ठीक है, सेल्यूकस को हरा दिया, लेकिन वो बंदा साइंटिफिक फ्रंटियर को क्रॉस नहीं कर रहा है। फॉरेन रिलेशन, लिव एंड लेट लिव। और चौथा धर्मनिरपेक्षता। किसने राजा बनाया? ब्राह्मण ने। लेकिन अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का वर्ण किया। मेगास्थनीज ने अपना हिस्टोरियन, अपना एम्बेसडर भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने अपना हिस्टोरियन भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को। ये 4 चीजें उसकी बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण 303 बीसी की संधि, 303 बीसी की संधि। क्या मिला हिंदुस्तान को? साइंटिफिक फ्रंटियर। क्या वो उससे नॉर्दर्न पाथ का सीधा कनेक्शन हो गया? किससे? सिल्क रूट को। उससे क्या बढ़ेगा? सेकेंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। वो इंडो चाइना से मसाला और सिल्क चलेगा और बंगाल पहुंचेगा, और बंगाल से उसका लाहौर पहुंचेगा, और लाहौर से सिल्क रूट पहुंचेगा, और सिल्क रूट से उसका वेस्ट एशिया और फिर यूरोप। दूसरी प्रशासन, जिसमें राय किसका? संतों का। जो बायस्ड है वो पुरोहित। हमसे लोग कहते हैं कि सन्यासी को कैसे पहचाने? उसके विचार सुनो किसी मुद्दे पे, और अगर वो बायस्ड है तो संत नहीं हो सकता, फिर उसको समझ में नहीं आया। अगर रामकृष्ण परमहंस कह देते कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, तब वो संत नहीं थे। जो बायस्ड है वो पुरोहित। तीसरा फॉरेन रिलेशन, किस प्रिंसिपल पर? लिव एंड लेट लिव पे। और चौथा धर्मनिरपेक्षता। अकाल पड़ा, फेमाइन पड़ा, और चंद्रगुप्त ने गद्दी का त्याग कर दिया और जैन भिक्षुओं के साथ श्रवण बेरगोला कर्नाटक चले गए, और वहां पर उन्होंने एक जैन परंपरा का निर्वाह किया, संलेखना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आदमी मौर्य काल का राजा हुआ वो था बिंदुसार। समझदार आदमी, अमित्रघात भी कहा गया, अमित्रोखैट्स, द स्लेयर ऑफ हिज एनिमीज। अमित्रोखेट की उपाधि। आप राजा बनेंगे, लोग आपकी शक्ति का परीक्षण करेंगे कि योग्य हो कि नहीं। तारीफ सुनना आम आदमी का लक्षण है, लेकिन विरोध सुनना, आलोचना सुनना, गाली सुनकर खुश रहना, यह सिर्फ भगवान का लक्षण है। जहर सिर्फ भगवान ही पी सकते हैं। तुम जो चीज पचा सकते हो वही तुम्हारी औकात है। अगर तुम सिर्फ तारीफ पचा सकते हो तो तुम आम आदमी हो। कितने लोग मोदी जी को गाली देते होंगे, ये वो बर्बाद कर
कर दिया देश को। इस देश में कितने लोग हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह कायदे से करते हैं? इस देश की जनता की एक और आदत है, बहुत गाली देना। मुझे मोदी जी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री से लेना देना है। मैं बार बार, हजार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब तक ये देश संकट में है तब तक मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हूं, तब तक मैं अपनी सरकार के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हूं। संकट में कोई राजनीति नहीं। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया है कि यार आप 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे। कभी नहीं लड़ेंगे सर, किसी से वोट टिकट मांगने नहीं जाएंगे। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैंने कहा था, क्लिपिंग रख लीजिएगा। किसी का पैर जाके नहीं चाहिए भैया हमको टिकट दे दो, नहीं चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं बस वही, आप मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप राजनीति करिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, आईएएस बनिए, हमारा भी 2-4 काम कर दीजिए। जब आप बनने के लिए तैयार ही हैं तो सबको बनने की क्या जरूरत है? आप भारत के प्रधानमंत्री बनिए, हमें नवरत्न बना लीजिए, हम आपके सलाहकार बन जाएंगे। बस किसी युवा, बिल्कुल यंग आदमी आपकी तरह आईएएस बनिए, 10 साल जॉब करिए, राजनीति करिए, संसद में बैठिए और प्रधानमंत्री बनिए इस देश के। बिंदुसार समझदार आदमी, तो उसके कौशल की चेक हुई, लोगों ने विद्रोह किया, दबाया उसने। अमित्रघात कहा गया, शत्रुओं का विनाश करने वाला। प्रशासन बाखूबी संभाला उसने। फॉरेन रिलेशन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमारा संबंध था सीरिया से, इसके समय मिस्र से भी हो गया। फॉरेन रिलेशन और बढ़ा। मिस्र से अगर अच्छा संबंध होगा तो यूरोप से आने वाला पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे हाथ में होगा। तो इसने फॉरेन रिलेशन पर ध्यान दिया। डायमेगस जैसे फॉरेन राजदूत इसके उसमें रहे। इसने सीरिया के राजा से कहा कि मुझे 2 चीज भिजवा दो, एंटियोकस से। इसने कहा मुझे 2 चीज चाहिए, एक अंजीर चाहिए, फिग्स, और दूसरा दार्शनिक मंगवाया इसने, कहा फिलोसोफर दे दो। तो सीरिया के राजा ने अंजीर तो भिजवा दी, उसने फिलोसोफर नहीं भेजा। कहा यह हमारे देश का कानून नहीं है। विद्वान सर्वत्र पूजते, बोले हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे अपने यहां के। और यह भी धर्मनिरपेक्ष रहा, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। इसके दरबार में आजीवक संत था पिंगलवत्स, नाम लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है पिंगलवत्स। रोमिला थापर जी ने अशोक पर एक पूरी किताब ही लिखी है, बड़ी प्यारी किताब। हम किसी जमाने में जब तैयारी कर रहे थे तो पढ़ रहे थे, अब बड़ी सूचनाओं की भंडार है वो किताब मौर्य पर। आप सिलेक्शन के बाद पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा। अशोका एंड मौर्यस बाय रोमिला थापर, बड़ी अच्छी किताब। तो बड़ा मौर्यों के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, जो कि किसी आम किताब में नहीं मिलेगी, और बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अभी मत पढ़िए, अभी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, पढ़िएगा बाद में पढ़िएगा, बड़ा मजा, क्योंकि राजाओं के लिए तो शिक्षा जीवन भर का खेल है। और पिंगलवत्स ने इसको भविष्यवाणी में दी थी कि अशोक किसी दिन महान सम्राट होगा। और बिंदुसार के बाद जो आदमी मगध की पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठा वो है अशोक महान। महान सिर्फ उसी आदमी के सामने लगता है जो समझदार है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। काम अशोक, धम्म अशोक, काम अशोक, चंडाल अशोक। और वो बना धम्म अशोक, और इतिहास में अशोक महान। कल यहीं से कहानी शुरू होगी अशोक महान से। लेकिन आज एनसीईआरटी पढ़िएगा, वो राजा वाला जो प्रश्न मैंने किया उस पर जवाब दीजिएगा मुझे, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का।
क्रांति, अभी हम संकट से बाहर नहीं हुए भाइयों, डरिए मत। जवानी क्रांति के लिए होती है। कोई भी पोस्ट डाल रहा है उल्टा सीधा, गाली दे रहा है आपको, वो आपको भ्रमित करना चाह रहा है। वो गाली नहीं दे रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। इस वक्त जितने भी लोग उल्टे सीधे पोस्ट डाल रहे हैं, या मान लीजिए आपको गाली दे रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, आपको बेवकूफ बोल रहे हैं, वो सब विदेशी एजेंट हैं। सबकी स्क्रीनिंग हो रही है सर, सब जाएंगे। ये टाइम जो है किसी को गाली देने का नहीं है। लोग मर रहे हैं, देश संकट में है, और आप गाली देंगे? बिल्कुल बुरा मत मानिए। आपको उलझाना चाहता है अगला आदमी, आपको दिग्भ्रमित करना चाहता है, हटाना चाहता है वहां से। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे दुख हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो देश का दुश्मन होगा वही आपको गाली देगा जब आप इस क्रांति के हिस्सेदार हैं और आप क्रांति कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, गाली क्यों दे रहे हैं? और फेसबुक से जन्म कुंडली तक पता चल जाती है कि आप कहां बैठे हो, कौन हो। मेरे साथ एक घटना ये हो चुकी है। बहुत एक भाई साहब गिड़गिड़ाए मुझसे, बहुत रोए गाए कि अब नहीं। मैं उनको 2-3 बार कह चुका था कि बदतमीजी मत करो, पर वो माने नहीं। फिर मैंने कहा चलो 2 लाख रुपए दे दो, मामला खत्म कर दो। मेरा स्टूडेंट था, वही था, मैंने कहा ले लो कुछ, इससे दान पुण्य करवा दो। बदतमीजी गलत बात है ना, गाली गलत बात है। आप क्रांति में जुटे रहिए, आप लड़िए, आप आगे बढ़िए। देश को बचाना है किसी भी कीमत पर। हमारे ये भाई बहन जो नासमझ हैं, बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं, इनोसेंट है, निर्दोष है, ये हमारी जिम्मेदारी है इनको बचाना। हमें उदास नहीं होना है। हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई आपको मैसेज कर रहा है कि अबे तुम्हारे वीडियो से पूरा देश समझ जाएगा, आपको दुखी नहीं होना है। बलराम और कृष्ण दोनों भाई हैं, लेकिन बलराम और दोनों का दिमाग देखिए। आप डिसअपॉइंट मत होइए, आप घबराइए नहीं। संकट में जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो आपके पेशेंस की, धैर्य की। यही समय तो है जब आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। भाई 2020 का मैच हो रहा है और सामने वाली टीम 50 पे आउट हो गई, फिर क्या? सामने वाली टीम ने 200 रन बनाए, तब आपका टैलेंट समर्थ में आएगा। तब आप खिलाड़ी बनकर ही नहीं निकलेंगे, आप एक खिलाड़ी के व्यक्तित्व के रूप में भी बाहर आएंगे कि आप परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। और पीयूष जी का वो कविता है ना, जो लड़ सका है वही तो महान है। लड़ाई तो करना ही है, युद्ध तो करना ही है।